जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है आरबीआई का फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो मेथड होता है ना, उसको रिव्यू करना चाहते हैं कि क्या ये जो इन्फ्लेशन टारगेट मेथड है उसको चेंज करें या नहीं करें, और चेंज करना है तो इसे क्यों कंपलसरी वगैरह हो रही है, मतलब कि क्या आफत आ पड़ी है कि हमें इसको चेंज करना पड़ेगा या रिव्यू करना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि पहले तो हम ये जानते हैं ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता क्या है। आरबीआई को है ना एक रूलिंग दी गई है कि आरबीआई के अंदर एक विंग होती है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका एक काम होता है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है ना वो 2% से लेकर 6% के बीच में रहे। मतलब कि एमपीसी कहती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहती है कि हमें भारत में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 4% तक रहनी चाहिए। लेकिन अगर वो 2% हो जाए या फिर 6% चली जाए तो भी चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, हमारी ग्रोथ इससे नहीं रुकेगी। लेकिन अगर 7% हो जाए, इससे आगे चली जाए या इससे कम हो जाए तो इंडिया में इन्फ्लेशन ये नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया। मतलब कि इसको फ्लेक्सिबल बोल रहे हैं ना, फ्लेक्सिबल बिल्कुल बोल रहे हैं क्योंकि हमें टारगेट 4 तक करना था, लेकिन 2 से लेकर 6 तक अगर परसेंट तक इन्फ्लेशन जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। और इन्फ्लेशन टारगेट मतलब कि टारगेट क्या था 4%, लेकिन बैंड हमने बनाया 2 से लेकर 6 तक। बात समझ में आ गई सर। इसको हमें रिव्यू करने का टाइम आ रहा है, वो क्यों करना होता है वो हम देखते हैं इस टॉपिक के अंदर में। एफआईटी क्या होता है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट क्या होता है, कि 2016 में क्या हुआ था कि इंडिया में एफआईटी चल रहा है। सही बात है, हम 2016 से आरबीआई ने नई रूलिंग निकाली थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना करके कि अब से हम इन्फ्लेशन को 4% पर टारगेट करेंगे, लेकिन प्लस 2% -2% में चलेगा। मतलब कि 4% तो हमारा टारगेट रहेगा, लेकिन +-2% चलेगा। मतलब कि 2% से लेकर यहाँ पे -2 किया और यहाँ पे +2 किया तो 6% तक। अगर इन्फ्लेशन 2% से 6% तक रहेगा तो इंडिया में ग्रोथ को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहता है तो वो ठीक है। ठीक है ना, ये 2016 से ही हमारा सिस्टम चल रहा है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, और ये सिस्टम मार्च 2026 में एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, तो आरबीआई को ये आरबीआई इस वाले फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को रिव्यू कर रहा है कि क्या चेंज होना चाहिए, या फिर इसको सेम रखें या फिर इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट लेके आए। ठीक है एक लाइन में पूछे तो एफआईटी क्या होता है। एफआईटी एक रूल है आरबीआई के लिए कि आरबीआई को टारगेट दिया गया है कि इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% के बीच में ही रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ज़रूरी क्यों होता है वो हम देखते हैं। क्यों, पहला कारण है कि हाई इन्फ्लेशन होगा, महंगाई ज़्यादा होगी तो गरीबी को सबसे ज़्यादा हर्ट होता है। सही बात है, गरीबी को सबसे ज़्यादा हर्ट होता है। ये एक तरह का हिडन टैक्स होता है। हिडन टैक्स कैसा होता है, मैंने कहा मैं समझाता हूँ। एक अगर बाइक आती हीरो होंडा की स्प्लेंडर, मान लो कि 50,000 की आती है। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि हम 10% का टैक्स लेंगे, इसके हिसाब से 5,000 रुपये ये टैक्स बनता है। बिल्कुल बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट का 10% टैक्स लेंगे, बिल्कुल सन। लेकिन अगर महंगाई बढ़ी और ये गाड़ी की कीमत अगर मिल करके 80,000 हो जाती है, मान लेते। ठीक है ना, 50,000 से 80,000 क्यों है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही है। इसमें जो नट बोल्ट लगता है वो भी महंगा हो गया, हेडलाइट वो भी महंगी हुई, तो कंपनी ने कहा, हीरो वालों ने कहा हम स्प्लेंडर 80,000 में बेचेंगे। तो अगर मान लो गवर्नमेंट कहते कि नहीं नहीं यार, हम तो 10% टैक्स में हम ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे, हम गरीब रहते हैं बेचारे, हम 10% लेंगे, तो अब कितना टैक्स बन गया, 8,000 लगा नहीं लगा। देखो गवर्नमेंट ने तो 10% यहाँ पे भी लिया और यहाँ पे भी लिया, लेकिन एक गरीब को यहाँ पे 3,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे, नहीं पड़ रहे, देने पड़ रहे हैं। तो ये एक तरह का हिडन टैक्स हुआ ही नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। जबकि गवर्नमेंट का नहीं नहीं नहीं, हम तो गरीबों के साथ हम 10% ही रखेंगे, पर एक्चुअली में गरीब को 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। इसलिए सरकार को मज़ा आता है जब भी इन्फ्लेशन होता है, तो कहता है ठीक है ना, इन्फ्लेशन हो रहा है तो हमें तो टैक्स ज़्यादा ही मिलता है, क्योंकि वही बाइक है, यही स्प्लेंडर है, यहाँ पे भी सेम स्प्लेंडर है, पर महंगाई के कारण 80,000 हो गई तो गवर्नमेंट को 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये तरह का हिडन टैक्स होता है इन्फ्लेशन। सेविंग कम होती है, सही बात है, हम 3,000 रुपये तो गाड़ी में एक्स्ट्रा दिया है तो हमारी सेविंग कम हो गई। हम क्या पता ये 3,000 की मैं एसआईपी करा लेता तो हम वो नहीं करा पाऊंगा, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट गिर जाता है। सही बात है। और चक्रवर्ती कमेटी ने कहा था कि 4% इन्फ्लेशन है ना, ये बिल्कुल सही है इंडिया के लिए। ठीक है, मतलब कि 2016 के बाद बहुत सारे शौक आए। शौक मतलब कि बहुत कभी कभी ड्राउट बहुत ज़्यादा आया, कभी फ्लड बहुत ज़्यादा आया, पता नहीं कभी टेरर अटैक हुआ, सब कुछ हुआ हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन ना कभी ज़्यादा हुआ ना ही कभी ज़्यादा गिरा। मतलब कि ये 2 से लेकर 6% तक में चलता ही रहा। मतलब कि जो एफआईटी है ना हमारे यहाँ पे, वो अच्छे से काम कर रहा है। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है ना कमेटी, वो बिल्कुल सही काम कर रही है इंडिया के अंदर। जब प्राइस फास्ट बढ़ जाते हैं, मतलब महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ना, तब देश स्लो हो जाता है। सही बात है, अगर बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी तो लोग बाग खरीदना ही बंद कर देंगे लास्ट में कुछ।
खरीदेंगे नहीं तो जीडीपी गिर जाएगी, मतलब कि देश लो हो जाएगा, मतलब कि हमारे यहाँ पे जीडीपी गिर जाएगी। सही बात है, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई गाड़ियाँ, तो लोगों ने खरीदने बंद कर दिया, कौन खरीदेगा, तो जीडीपी अपने आप गिर गई। ठीक है, अभी ये पूछा जा रहा है कि आरबीआई को क्या टारगेट करना चाहिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन या फिर कोर इन्फ्लेशन। महंगाई भी होती है ना, वो दो तरह की होती है, एक होती है हेडलाइन वाली, एक होती है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन में क्या होता है, इसमें फूड आता है, फ्यूल आता है, और बाकी सारी की सारी चीज़ें आती है। ठीक है ना, हमने सीपीआई पढ़ा था ना पहले, सीपीआई को इन्फ्लेशन कहते हैं। हमने पढ़ा था कि 2012 का बेस होता है वगैरह सब कुछ, हमने लास्ट वाले कल वाले टॉपिक में कंप्लीट किया था, बिल्कुल किया था। हम इसके आगे से बढ़ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन दो तरीके से होते हैं, या तो हेडलाइन होगा या फिर कोर होगा। हेडलाइन में क्या होगा, फूड, फ्यूल और अदर थिंग्स, और कोर में क्या होगा, सिर्फ अदर थिंग्स। इसमें ना फूड होता है ना फ्यूल होता है। ठीक है, कोर के अंदर फूड और फ्यूल नहीं होता है। तो अब इंडिया पूछ रहा है आरबीआई से कि भाई बताओ कि हमें इन्फ्लेशन जो है ना, अभी हम इन्फ्लेशन टारगेट करें, उसमें क्या करें, हेडलाइन वाला करें या कोर वाला करें। तो आंसर आता है कि हेडलाइन वाला करना चाहिए। मतलब हमें फूड, फ्यूल और अदर सारी चीज़ों को साथ में देखेंगे, तब हमें एक बिगर पिक्चर समझ में आएगी, एक क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि कितनी महंगाई हो रही है। अगर हमने फ्यूल को हटा दिया तो हमें महंगाई का सही में पता नहीं लगेगा ना। अगर वो जो बास्केट थी ना सीपीआई वाली, अगर हम उसमें फ्यूल को और फूड को हटा देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमें क्लियर पिक्चर समझ में नहीं आएगी कि फूड के प्राइसेस अगर टमाटर, ओनियन, इन सबके प्राइसेस अचानक से बढ़ते हैं, अचानक से कम होते हैं, तो हमें उससे तो समझ में आता है महंगाई बढ़ रही है, घट रही है। भाई ये गरीब इंसान तो इससे ही समझ पाएगा। ठीक है, तो इंडिया में क्या करना चाहिए, हेडलाइन पे टारगेट करना चाहिए, हेडलाइन की इन्फ्लेशन को हमेशा देखना चाहिए। ठीक है, इंडिया में हेडलाइन वाली, हेडलाइन मतलब कि फूड, फ्यूल और अदर थिंग्स। क्यों बेटर है, क्योंकि इंडिया में जो फ्यूल प्राइस है ना, वो सिर्फ सप्लाई से ही नहीं बढ़ते हैं। मतलब कि जो प्याज है ना, ऑनियन के प्राइसेस है ना, वो सिर्फ सप्लाई से नहीं बढ़ते हैं। सप्लाई मतलब कि खेतों से प्याज आ रहा है ना, सिर्फ उनसे इनकी प्राइसेस डिसाइड नहीं होती। एक इसके दो तीन अलग फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है इसका, वो होता है कि लूज मॉनेटरी पॉलिसी से भी फूड की महंगाई का डिसाइड होता है। सर लूज मतलब कि जब आरबीआई ज़्यादा पैसे सर्कुलेट कर देता है ना, उसको लूज मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। मतलब कैसे करेंगे, इंटरेस्ट रेट को कम करके। समझ में आ गया, मतलब कि मनी सप्लाई को जब बढ़ा देंगे ना, तो इससे भी फूड की महंगाई बनती। कैसे बनेगी, मैं समझाता हूँ। जैसे लोगों के पास में आरबीआई ने कहा एसबीआई को, मैनेजर को कहा कि भाई तू ऐसा कर, कभी लोन देता है ना, एसबीआई बोलेगा मैं लोन देता हूँ, तो आरबीआई कहेगा आज के बाद तू लोन क्या 0% पे देगा, सबको फ्री में लोन बांट, किससे ब्याज लेना ही नहीं, सबको पैसे दे, उनका मन होगा तब चुका देंगे। तो सभी लोग लाइन में लग जाएंगे यार कि मेरे को भी लोन चाहिए, मेरे को भी लोन चाहिए। तो सबके पास में पैसे, सबके सब लाइन में लग जाएंगे, आई एम सॉरी, सबके सब एसबीआई की लाइन में लग जाएंगे कि हमें भी पैसे दो, आपको तो बिना ब्याज के लोन दे रहे हो। तो सारे के सारे लोग बाग आ गए, तो सबके पास पैसा आ गया। तो सब जैसे पैसा आया तो सब सब्जी मंडी में जाएंगे, और जो वहाँ पे सब्जी बेचने वाली होती है ना, तो आप भी खड़े हो जाएंगे और मैं भी खड़ा हो जाऊँगा, और मैं भी कहूँगा यार कि मैं भी पॉकेट में पैसा लेके आया हूँ, लोग लोन लेके आया हूँ, आप भी कहेंगे मैं भी पॉकेट में लोन लेके। अपन दोनों बैठ करके 1 किलो भिंडी जो 20 रुपये की थी ना, आपके 20 रुपये की थी भिंडी, आप भी कहोगे यार कि मैं 30 में लूँगा, तो मैं कहूँगा मैं 40 में लूँगा। आप कहोगे मैं 50 में, तो मैं कहूँगा 100 में, और मैं 100 में घर पे लेके आ जाऊँगा। 20 रुपये की भिंडी थी, वो मैं 100 रुपये में लेके आया। ये क्यों बढ़ा, क्योंकि लोग बाग ने यहाँ पे पैसा ज़्यादा आ गया। बात समझ में आई नहीं आई। तो मतलब कि भिंडी की जो कीमत थी ना, वो 20 रुपये से 100 रुपये कैसे गई, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया। सप्लाई तो इतनी थी ना भाई, जो लेडी बैठी हुई थी बेचने के लिए, वो तो बेचारी थोड़ी सी लेके बैठी थी 5-10 किलो, उससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ा। हमारे पास पैसे ज़्यादा आ गए ना, इसलिए हमने भाव बढ़ा दिए। मतलब कि इंडिया में लूज मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब कि मनी सप्लाई बढ़ाने से भी फूड के प्राइसेस बढ़ते हैं। एक तो सप्लाई से बढ़ेंगे, एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी से बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि जब आरबीआई ज़्यादा पैसे सर्कुलेट कर देता है, फोकट में लोन बांटता है ना, तब क्या होता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, तो लोग बात डिमांड ज़्यादा करते हैं। सही बात है, सब बोलियाँ लगाने बैठ जाएंगे। डिमांड मतलब होता है बोलियाँ लगाना। बोलियाँ जो अपन बोली लगा रहे थे ना, आपने कहा 20 की, मैंने कहा 30 की, इन सबको बोलियाँ बोलते हैं, बोलियाँ लगाना। और बोलियाँ कोई डिमांड बोलते हैं मेरी भाषा के अंदर में, और समय को हमेशा समझ में आता है। तो फूड के दाम और बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्या रीज़न है फूड के प्राइसेस बढ़ने का, कि फूड के दाम बढ़ने से वेजेस भी बढ़ जाती है। पहले तो सप्लाई से बढ़ेगा, दूसरा किससे बढ़ेगा, लूज मॉनेटरी पॉलिसी से। और ख़ास बात क्या है कि फूड के दाम बढ़ने से लोगों की वेजेस भी बढ़ जाती है। सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैंने कहा मैं समझाता हूँ। जैसे ही दूध है ना, पहले 20 रुपये का लीटर आता था, हम छोटे थे तब। आज क्या होता है कि आज करीबन 60 रुपये लीटर आ रहा है। ठीक है ना, तो दूध के प्राइसेस बढ़ गए। तो जो फैक्ट्री, किसी भी फैक्ट्री में, टेक्सटाइल फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री, कोई सी भी इंडस्ट्री, मान लेते हैं कि कपड़ों की मिल थी, उसमें वर्कर काम कर रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, वो वर्कर कहेंगे अपने मालिक को कि साहब पहले दूध 20 खाता था, आप 60 खाता है, तो दूध सब्जी सब महंगी हो गई है, तो हमारी सैलरी भी बढ़ाओ। दूध, फूड के दाम से वेजेस बढ़ती, वो मैं समझा रहा हूँ कैसे बढ़ती।
वर्कर्स ने क्या कहा, कौन से वर्कर ने, किसी भी कंपनी के वर्कर ने कहा कि सर दूध सब्जी सब महंगी हो रही है, हमारी भी सैलरी बढ़ाओ, तो कंपनी क्या करती है, सैलरी बढ़ा देती है। अब जैसे इनकी सैलरी बढ़ेगी, इनके पास मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो ये सभी बोले लगाने जाएंगे, ये सब बोले लगाने जाएंगे, तो अगेन इन्फ्लेशन आ जाता है। समझ में नहीं आया? ठीक है, जब वेजेस बढ़ती है तब गुड्स और सर्विसेज का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। सही बात है, मतलब कि इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन क्यों आएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, वो सभी बोले लगाएंगे ज़्यादा के, वो कहेंगे भिंडी वाले को भाई तू ऐसा का मेरे को 20 में दे, एक आएगा मुझे 30 में दे। समझ में नहीं आया? मतलब कि फूड जो है ना वो बहुत ज़रूरी है इन्फ्लेशन को काउंट करने में, इसलिए हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को लेते हैं जिसमें फूड, फ्यूल और अदर आइटम्स आते हैं। समझ में आया? अगर फूड रहेगा तो हमें पहले समझ में आता है कि फूड से कि इसकी सप्लाई समझ में आती है कि सप्लाई ज़्यादा हो रही है कम हो रही है। सेकंड हमें समझ में आता है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह चल रही है, कि वो लूज़ है या फिर वो हार्ड है या फिर वो टाइट है। लूज़ होगी मतलब मनी सप्लाई बढ़ चुकी है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, और अगर टाइट है मतलब मनी सप्लाई कम हो चुकी है, मतलब कि फूड की रेट कम होगी। समझ में आ गया? और फूड की रेट कम होगी तो हमें इन्फ्लेशन की एक सही पिक्चर समझ में आएगी। मेरे को लगता है यहाँ तक बात समझ में आ गई। मेरे को पता है थोड़ा टफ है पर मैं क्या करूँ, ठीक है ना। और अगर दूसरे गुड और सर्विसेज का कॉस्ट बढ़ जाता है तो कोर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। सही बात है, कोर इन्फ्लेशन तो यही होता है ना जिसमें फूड और फ्यूल नहीं आते। सही बात है, अगर वेजेस बढ़ गए, भाई दूध, पहले तो दूध और सब्जी महंगी होगी, ठीक है ना, फूड महंगा हो गया तो सबकी सैलरी बढ़ गई। जैसे ही सबकी सैलरी बढ़ी तो लोग बाग क्या करेंगे, जीन्स खरीदने गए, कोई जीन्स खरीदने गया, कोई कपड़े खरीदने गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने गया, कोई मूवी देखने गया, तो ये बाकी सारी चीज़ों की भी तो रेटें बढ़ती जाएगी ना। ठीक है, तो मतलब कि कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कोर इन्फ्लेशन मतलब अदर थिंग्स भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा जी, बढ़ेगा। सिंपल चेन बताते हैं, अगर फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो सैलरी बढ़ेगी। सैलरी क्यों बढ़ेगी, वर्कर हड़ताल करेंगे, हमारे यहाँ पे यूनियन भी होते हैं ना, यूनियन होते हैं, सैलरी बढ़ जाएगी। जैसे सैलरी बढ़ेंगे तो कोई कपड़े खरीदने जाएगा, कोई मूवी देखने जाएगा, तो उनकी प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे, इससे कोर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। कोर इन्फ्लेशन मतलब कि फूड और फ्यूल हटा करके अदर थिंग्स वाले, जैसे मूवी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, की पॉइंट देखें, नॉर्मली फूड महंगा होने से जनरल इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है दुनिया के अंदर, लेकिन भारत में उल्टी सिस्टम है। लेकिन इंडिया में फूड बढ़ने से वेजेस बढ़ जाते हैं। क्यों, हमारे यहाँ पे यूनियन बैठी हुई, और जैसे ही वेजेस बढ़ेगी तो सब चीज़ें महंगी हो जाती। सही बात है, जैसे ही पैसा आया लोगों के पास में, वो सीधा मूवी देखने चले गए, वो सीधा शूज़ लेने चले गए, वो सीधा कपड़े लेने चले गए, सारी चीज़ें महंगी होगी। इसलिए हेडलाइन कौन सा, इसमें फूड, फ्यूल और अदर थिंग्स सब आती, को टारगेट करना चाहिए, तब जाके एक क्लियर पिक्चर समझ में आती है हमें। ठीक है, बेस्ट इन्फ्लेशन लेवल क्या होना चाहिए, हमने स्टडी करी है 1991 से 2024 तक। इसमें बताया गया कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो ग्रोथ गिरती। सही बात है, अगर चीज़ें बहुत महंगी होगी, भाई स्प्लेंडर 2 लाख की होगी तो कोई खरीदने जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो मतलब कि माल बिकेगा नहीं, तो अपने आप ही जीडीपी गिर जाएगी। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो लोगों ने जो बाई करना ही ख़त्म कर दिया, बाई करना ख़त्म कर दिया तो जीडीपी अपने आप ही नीचे हो जाएगी, दिखती बात है। तो थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए, करीबन 4% अगर रहेगा हमारा इन्फ्लेशन तो बेस्ट होता है किसी भी ग्रोथ के लिए। बात समझना के सर, कंक्लूजन क्या है कि टारगेट अगर 4% से 4% से ऊपर करना कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। मतलब कि हमें 4 से लेकर 6 तक और 2 तक ये करना बिल्कुल सही है। हमारा जो फ्लेक्सिबल वाला है वो बिल्कुल सही चलता है। क्यों, अगर कभी शॉक्स आते हैं ना इंडिया में, शॉक मतलब कि कभी ड्रोट आ गया, कभी फ्लड आ गया, कभी टेरर अटैक हो गया, कुछ भी होता है तो भी हम सर्वाइव कर जाते हैं, हमारी ग्रोथ कभी डाउन नहीं होती। प्लस 2% का बैंड है वो बदलना चाहिए क्या, अभी क्या है 2 से लेकर 6% तक चलना चाहिए इन्फ्लेशन, और बैंड काफ़ी फ्लेक्सिबल है, सही बात है। भाई 4% था लेकिन हमें 2 से लेकर 6 तक चलाया तो ये सारे के सारे शॉक्स को हैंडल कर जाता है। सही बात है, प्रॉब्लम क्या है कि आरबीआई कभी 6% के पास रह जाती है। सही बात है, अभी हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन 6% के आसपास ही था, कभी वो 5.5 था, कभी वो 5.6 था, 6% के आसपास ही रह जाता है। ठीक है ना, लेकिन चल जाता है उसमें। अगर हम 2 से लेकर 6 तक चल रहे हैं तो इंडिया की ग्रोथ तो नहीं रुकी ना, इंडिया की ग्रोथ तो बढ़ रही है यहाँ पे। तो 6% से ऊपर जाते ही ग्रोथ शार्पली गिरती है, ये बात सही है। बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो लोग पाक खरीदने बंद कर देंगे, जीडीपी अपने आप गिर जाएगी। लेकिन 2 से लेकर 6 तक रहेगा तो वो बैंड बिल्कुल सही वर्क करता रहेगा। सिंपल भाषा में ये बैंड बिल्कुल सही है। बस आरबीआई को ऊपर लिमिट के आसपास ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। मतलब कि अगर 6% के, अगर वो 5.5 के आसपास जा रही है हमारी इन्फ्लेशन, तो आरबीआई को करना चाहिए कि ये इसको गिरा करके वापस 4% के आसपास लेके आए। यहाँ पे 6% के आसपास ना घूमे, 4 के आसपास लेके आए। ठीक है, और ये कैसे लेके आएगी, मतलब कि यहाँ पे महंगाई बढ़ चुकी है, मतलब कि लोग बाग बोलियाँ ज़्यादा लगा रहे हैं, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो लोगों को पैसा कम करना है। पैसा कम कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। आरबीआई कहेगा एसबीआई को कि भाई तू लोन देता है ना, वो कहेगा देता हूँ,
तो कहते कितने पे देता है, मैं कहता है सर 9% पे देना हो, तो कहते 9% मत दे तो 1000% पे दे। तो SBI कहेगा सर 1000% का इंटरेस्ट लूँगा तो कोई लोन ही लेने नहीं आएगा। तो RBI कहेगा मैं यही चाहता हूँ कोई लोन लेने ना आए। जैसे ही लोग बाग लोन लेने नहीं आएंगे तो लोग बाग पैसे कम हो जाएंगे, जैसे ही पैसे कम होंगे तो बोलियाँ कम हो जाएगी, रेटें अपने आप गिर जाएगी। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया। अभी कैसे करते हैं वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो कभी और पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी बेसिक समझ लो, ठीक है। फिस्कल डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिस्कल 2 वर्ड होते हैं इंडिया में, सुनो भाई, पैसे को लेकर के, मनी को लेकर के 2 वर्ड चलते हैं, एक तो होता है मॉनेटरी, एक होता है फिस्कल। मॉनेटरी आता है RBI के लिए, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। फिस्कल आता है गवर्नमेंट के लिए। समझ में आ गया? मॉनेटरी किसके लिए आएगा? हमेशा RBI के लिए आएगा। फिस्कल किसके लिए आएगा? गवर्नमेंट के लिए आएगा। पुराने टाइम में क्या होता था, 70s 80s में गवर्नमेंट है ना RBI पे प्रेशर करती थी कि पैसे छापो, पैसे छापो, हमें गरीबों में बांटने, जो पैसे छापो। इससे इन्फ्लेशन बूम होता था। सही बात है। कैसे होगा भाई? गवर्नमेंट ने पैसे छपवा के खूब सारे पैसे छापा, हमें गरीबों में बांटने, हर गरीब को 1-1 लाख रुपए दे दिए भाई, ठीक है। तो 20 रुपए की ब्रेड आ रही थी, 20 रुपये की ब्रेड थी, आपके पास भी 1 लाख और मेरे पास भी 1 लाख रुपये हो गए। मैं किराने की दुकान को, मैंने कहा ब्रेड दे, आप ही कहूँगा मुझे भी ब्रेड चाहिए। मैं कहूँगा यार कि 20 रुपये पकड़ो, किराने वाले को 20 रुपये पकड़ो, मुझे ब्रेड दो। आप क्योंकि कि भाई मेरे को भी, मैं भी 20 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं कहूँगा तू 20 दे रहा है तो मैं 30 देने को तैयार। आप कहेंगे लो भैया मैं 40 देता हूँ। मैं कहूँगा कि 100, आप कहेंगे 200, मैं कहूँगा 1000। मैं 1000 रुपये में ब्रेड लेके आ गया। क्यों लेके आया? क्योंकि गवर्नमेंट ने RBI से पैसे छपवा के सारे गरीबों में पैसे बांटे थे, 1 लाख रुपए। तो जो 20 रुपये की ब्रेड थी ना, वो 1000 रुपये में लेके आया हूँ। तो ये महंगाई हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे बिल्कुल हो गई। मतलब कि जब गवर्नमेंट RBI से पैसे छपवाएगी तो इन्फ्लेशन आएगा, मैंने प्रूव भी कर दिया यहाँ पे। इसके रिफॉर्म के लिए 2 चीज़ें आई, सबसे बेस्ट चीज़ें दोनों। एक होती थी FRBM एक्ट आया, जिससे गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता है। एक FIT 2016 में रूल आया जो कि RBI कंट्रोल करता है। FRBM का मतलब होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिससे गवर्नमेंट को काबू में किया जाता है। FIT मतलब वो अभी जो हम पढ़ रहे थे, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, जिससे RBI काबू में रहती है। ये RBI अननेसेसरी पैसे नहीं छापती। हमें बात हम थोड़ा दोनों को पढ़ लेते हैं फटाफट एक ब्रीफ में, ताकि कभी कोई पूछे FRBM क्या होता है समझ में आ जाए। FRBM एक्ट क्या कहता है कि ये गवर्नमेंट को काबू करने के लिए रूल बनाया गया है। इससे गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप ज़्यादा उधार मत लो जा जाके, इससे आपका फिजिकल जो डेफिशिट है वो कंट्रोल रहता है। फिजिकल डेफिशिट मतलब कि गवर्नमेंट की जिसकी कमाई है, इनकम है और एक्सपेंडिचर है। भाई अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा कमाई से, खर्चे ज़्यादा कर रही है, तो मतलब कि खर्चे ज़्यादा करने के लिए उधार लाना पड़ेगा ना। तो FRBM कहता है गवर्नमेंट को कि आप उधार ज़्यादा मत लेके आओ, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखो। पर्पस क्या है कि गवर्नमेंट के खर्चों को डिसिप्लिन में रखना है, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल ना है। सही बात है। अगर गवर्नमेंट एनर्जी खर्चे कर रही है, गरीबों में पैसे बांट रही है धनाधन, तो हाँ लोग सब बोलियाँ लगाएंगे, बोली लगाते पैसे, इन्फ्लेशन आ जाएगा वापस। ठीक है। सिंपल क्या है कि गवर्नमेंट को खर्चा कंट्रोल करने का प्रॉमिस करवाया गया है FRBM के द्वारा। और FIT क्या होता है? ये होता है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो कि RBI को कंट्रोल करता है अननेसेसरी पैसे छापने के लिए, कि इन्फ्लेशन 4% रहना चाहिए, +2% का बैंड होना चाहिए। मतलब 2 से लेकर अगर 6 तक चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 4 से -2 और ये +2, ये +-2 ये वाले होते हैं कि 4 से लेकर 6 तक इन्फ्लेशन चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप अननेसेसरी ज़्यादा पे पैसे मत छापो, कम भी पैसे मत छापो, ठीक है। मतलब कि सिंपल भाषा में क्या है कि RBI को प्राइस कंट्रोल का टारगेट दिया गया है यहाँ पे। सही बात है कि आप इन्फ्लेशन को टारगेट में रखो। तो FRBM से क्या होता है? गवर्नमेंट कंट्रोल में आती है, और FIT से RBI कंट्रोल आती है, जिससे कि इन्फ्लेशन हमारा स्टेबल रहता है। ये लाइन बहुत ज़रूरी है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट खर्चा कंट्रोल करे उसको FRBM कहते हैं, और RBI इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, वो FIT करता है। देखो इन दोनों को साथ में चलना पड़ेगा। अगर RBI ने SBI को कहा कि तुम 1000% का ब्याज लो भैया बैठ करके, ठीक है ना, लेकिन इधर से गवर्नमेंट तो पैसा लुटा रही है, तो यहाँ से लोग बाग लोन लेने ही नहीं आएंगे, तो लोगों का पैसा कम हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने धमाधूम पैसे उड़ाए, गवर्नमेंट ने कहा भाई तुम तो पैसा लो, 1-1 लाख रुपए सबको बांट दिए इसने इलेक्शन के टाइम पे, तो यहाँ पे तो मनी सप्लाई बढ़ गई ना। यहाँ से लोन कम होने से मनी सप्लाई कम होगी, लेकिन यहाँ से मनी सप्लाई बढ़ गई तो यहाँ से इन्फ्लेशन आ जाएगा। समझ में नहीं आया? मतलब कि दोनों को है ना साथ में चलना पड़ता है, ये दोनों को साथ में चलना पड़ेगा। इसलिए FRBM और FIT दोनों लेकर के आया था कि गवर्नमेंट और RBI दोनों को कंट्रोल किया ताकि इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, ठीक है। FIT तभी काम करता है जब गवर्नमेंट अपने खर्चे कंट्रोल करे। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट 1-1 लाख रुपए बांटे ताकि लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ जाए, लोग बाग बोलियाँ लगाए और प्राइसेस बढ़ करके इन्फ्लेशन आ जाए, ठीक है। सिंपल क्या है, अगर सरकार ज़्यादा पैसे उड़ा रही है तो RBI कुछ नहीं कर सकता है, इन्फ्लेशन फिर आएगा ही आएगा। फाइनल रिकमेंडेशन क्या दिया है यहाँ पे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन को टारगेट करो, मतलब कि चाहे फूड हो, फ्यूल हो, अदर थिंग्स, सब चीज़ों को टारगेट करो। एक बास्केट बनाओ, उसमें फूड भी रखो, फ्यूल भी रखो, अदर थिंग, मतलब कि चाहे वो शूज़ हो, कपड़े हो, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, सब कुछ को इंक्लूड करो वहाँ पे।
ताकि हमें पता लगे कि एक्चुअली में एक कंप्लीट पिक्चर समझ में आए इन्फ्लेशन की। सेकंड क्या हो, टारगेट 4% ही रखो। सही बात है, अभी 4% का टारगेट है और +2- का बैंड है, मतलब कि 2 से लेकर 6 तक हमारा इन्फ्लेशन रहेगा तो ग्रोथ रहेगी। बैंड 2 से 6% सही है। और फिजिकल डिसिप्लिन जरूरी। फिजिकल किसके लिए आता है, फिजिकल किसके लिए आता है, चलो कमेंट में बताना फिजिकल किसके लिए आता है। ये फिजिकल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, वरना FIT फेल हो जाएगा। ठीक है, बताना कि मॉनिटरी किसके लिए आता है और फिजिकल किसके लिए आता है। थैंक यू।